Hello guys, welcome back to the channel. This is part 18th of chapter 2, primary and secondary market of class 11th financial markets management. इससे पहले हम लोग इस चैप्टर को 17 पार्ट्स में डिवाइड कर पढ़ चुके हैं विद अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन. तो अगर आपने कोई भी पार्ट आपका छूटा हुआ है तो आप उसको जाकर एक बार देख सकते हैं. प्ले लिस्ट में अगर आप देखेंगे ना तो आपको सारे वहाँ पर पार्ट्स आराम से मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं होगा. और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया हुआ है तो आपको पता है कि मैंने कुछ लिंक्स भेज रखे हैं बनाकर कि आपको दिक्कत नहीं हो. तो और इतना जो टाइम के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, इसका प्रॉब्लम ये है कि मेरा टैब जिससे मैं वीडियोस बनाती थी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिससे मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे बताया भी था. तो इसके चलते मैं वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी, तो कोई वीडियो नहीं बन रहा था. बट आज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, तो मैं आज वीडियो बना रही हूँ और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इसी वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर दें. व्हाट इज़ अ बैड डिलीवरी. ठीक है, बैड डिलीवरी क्या होता है? देखो, अगर मोटी मोटी भाषा में समझे तो बैड डिलीवरी का मतलब है कि कोई गलती हो गई है ना, किसी गलत एड्रेस पर पहुंच गया या फिर कोई गलत चीज़ पहुंच गई. तो ऐसे कब होता है? जब कोई चीज़ फिजिकल फॉर्म में होती है ना, तो उसमें एड्रेस का प्रॉब्लम हो सकता है. बट अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चीज़ होती है तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं होती है ना. तो ये प्रॉब्लम जो है वो पुराने ज़माने की है, बट फिर भी इसको पढ़ लेते हैं. दिस वॉज मोर अ प्रॉब्लम व्हेन ट्रेडिंग वॉज कैरिड आउट इन फिजिकल सिक्योरिटीज़. ठीक है, फिजिकल सिक्योरिटीज़ में जब हम ट्रेडिंग करते थे तो ऐसी प्रॉब्लम्स ज़्यादा अराइज होती थी. सिक्योरिटीज़ गिवन फॉर डिलीवरी कुड बी म्यूटिलेटेड और डैमेज्ड और विदाउट सिग्नेचर और प्रॉपर फॉर्म. देखो, जो भी सिक्योरिटीज़ डिलीवरी के लिए दी जाती है वो डैमेज हो जाती है कई बार वो विदाउट सिग्नेचर होती है, कई बार वो प्रॉपर फॉर्म में नहीं होती हैं. तो ये सारी प्रॉब्लम होती है. These would then be returned to the seller for appropriate action. और जिस बायर को आपने भेजा है वो बायर तो इसको लेगा नहीं, तो क्या करेगा? इसको दोबारा सेलर के पास भेज देगा कि भाई इस पर ठीक से जो भी इसमें गलती है उसको ठीक करो और उसके बाद इसको भेजो, दोबारा भेजो. ठीक है. नाउ द इशू इज़ रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स. और अगर आजकल की बात करें तो हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड्स करते हैं और ये जो प्रॉब्लम है बैड डिलीवरी का आजकल के ज़माने में उतना नहीं होता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज अ बुक क्लोजर और रिकॉर्ड डेट. रिकॉर्ड डेट और बुक क्लोजर क्या होता है? ठीक है, बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट हेल्प अ कंपनी डिटरमिन एग्जैक्टली द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी एज ऑन अ गिवन डेट. देखो, रिकॉर्ड डेट का मतलब है कि एक रिकॉर्ड डेट कंपनी बनाती है जिसपे वो ये कहती है कि भाई इस रिकॉर्ड डेट पर, ठीक है, इस रिकॉर्ड डेट पर अगर हम देखें कि इतने लोग एवरेज इस कंपनी में शेयर होल्डर रहते हैं, तो मान के चलो कि इतने कंपनी में ज़्यादातर लोग शेयर होल्डर रहते हैं. तो रिकॉर्ड डेट बेसिकली जहाँ पर अपनी सारी बुक्स को क्लोज करते हैं. ठीक है, अपना सारा खाता का वो करते हैं. जैसे मान लो कोई दुकान है ना, किसी लाला की दुकान है, तो शाम के समय क्या करते हैं? पूरा हिसाब लगाते हैं. ऐसी कंपनी जो होती है वो रिकॉर्ड डेट पर पूरा हिसाब लगाती है कि उसकी कंपनी के एग्जैक्टली नंबर क्या है शेयर होल्डर्स की. ठीक है. बुक क्लोजर रेफर्स टू द क्लोजिंग ऑफ द रजिस्टर ऑफ द नेम्स ऑफ इन्वेस्टर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी. बुक क्लोजर का क्या मतलब होता है? बुक क्लोजर एक ऐसा चीज होती है, एक समझ लो एक ऐसा दिन होता है, रिकॉर्ड डेट बुक क्लोजर का दिन, जहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी में, ठीक है, रिकॉर्ड में उनका जो रजिस्टर होता है उसको क्लोज किया जाता है कि भाई ये सारे आज की डेट तक अगर हम देखें तो इतने सारे जो शेयर होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं हमारी कंपनी में. ठीक है. कंपनीज अनाउंस बुक क्लोजर डेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. और बुक क्लोजर डेट जो होती है कंपनी वो टाइम टू टाइम बताती रहती है. द बेनिफिट्स ऑफ डिविडेंड बोनस इशूज राइट इशूज accrue to investors whose name appears on the company's record. देखो, अब यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा कि दी ये तो बता रही है कि रिकॉर्ड डेट पर हम सारे शेयर होल्डर्स के नंबर को एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं, डिटरमिन करते हैं, है ना, और बुक क्लोजर में हम रजिस्टर को क्लोज करते हैं. बट इसका फ़ायदा क्या है? देखो, अगर कंपनी ने बोला कि 14 दिसंबर, वैसे 14 दिसंबर निकल गई है, बट मान लो एग्जाम्पल मान लो कि 14 दिसंबर को अगर कंपनी बोल रही है कि मेरा रिकॉर्ड डेट है, ठीक है, तो रिकॉर्ड डेट पे वो क्या करेगी? अपने जितने भी रजिस्टर्स हैं इन्वेस्टर्स के उनको क्लोज करेगी. और उसी दिन कंपनी की मतलब जो कंपनी है उसमें जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं रिकॉर्ड डेट पर उनको कंपनी क्या देती है? बोनस इशू देती है, डिविडेंड्स देती है, उन्हीं को राइट इशू
लेने का एक फायदा मिलता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड डेट पर कंपनी के लिस्ट में होना आपके लिए जरूरी है। मान लो कि मैं 1 जनवरी 20 से उस कंपनी में थी, ठीक है, और 13 दिसंबर को निकल गई, और जो रिकॉर्ड डेट है वो 14 दिसंबर की है, ठीक है। तो जो डिविडेंड है वो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है, जो डिविडेंड है वो मुझे नहीं मिलेगा। सॉरी। अब आगे आ जाते हैं। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है कि as on a given date which is known as the record date and is declared in advance by the company so that buyers have enough time to buy the share, get them registered in the books of the company and become entitled for the benefits such as bonus। देखो है ना, रिकॉर्ड डेट को ये क्या बोल रहे हैं कि जो रिकॉर्ड डेट है वो कंपनी जो है वो पहले ही बता देती है कि भाई हमारी ये वाली रिकॉर्ड डेट होने वाली है, हम इस पर ये देंगे, है ना, ताकि जो बायर्स हैं वो शेयर्स परचेज कर सके और उनका नाम जो है वो रिकॉर्ड डेट में आ जाए। अब मान लो एग्जाम्पल मेरा सेम ही है कि 14 दिसंबर, ठीक है, 14 दिसंबर को मेरा रिकॉर्ड डेट है, ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने 13 को शेयर खरीदे। तो आप बताओ मुझे कि 14 दिसंबर को वो बंदा कंपनी के रिकॉर्ड डेट में आ जाना चाहिए ना आपके हिसाब से, है ना भाई। 13 को खरीदे थे, आपके हिसाब से आ जाना चाहिए, बट मेरे हिसाब से और सबके हिसाब से वो कंपनी के रिकॉर्ड डेट में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग का जो सेटलिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है ट्रेडिंग प्लस 2 मोर डेज, ठीक है। अगर आप मंडे को शेयर को परचेज कर रहे हो तो वेंसडे तक आपके डीमैट अकाउंट में वो शेयर्स पहुंचेंगे, और जब आपके अकाउंट में शेयर पहुंच जाएंगे उस पर्टिकुलर कंपनी के, तभी तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर होल्डर्स कहलाएंगे, है ना। और 14th को वो वाले शेयर्स आपके अकाउंट में नहीं पहुंचेंगे, that's why you are not a shareholder in that particular company on this record date, ठीक है। अब अगर देखो बीच में अगर कोई भी इशू आता है ना तो पूछ लिया करो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर्स होने में, हमारी जो फैमिली है उसको 1000 मेंबर्स होने में बस थोड़े से सब्सक्राइबर्स बचे हैं, ठीक है। और हम भी इसको 1 जन को सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, अगर आपके दोस्तों ने नहीं किया तो उनको भी बता दो। व्हाट इज अ नो डिलीवरी पीरियड? अब देखो नो डिलीवरी पीरियड क्या होता है, जिसमें हम डिलीवरी नहीं करते। Whenever a company announces a book closure or record date, the exchange sets up a no delivery period for that security। मान लो कि जब भी कंपनी एक रिकॉर्ड डेट या फिर बुक क्लोजर अनाउंस कर देती है तो उसके बाद वो ये भी बता देती है कि ये वाला जो पीरियड है वो नो डिलीवरी है। मतलब इस पीरियड में कोई भी बंदा आकर शेयर परचेज तो कर सकता है, बट जो कंपनी है वो उन शेयर्स की डिलीवरी नहीं करेगी। क्यों? अब मान लो कि मैं भी बहुत चालाक हूँ, कंपनी तो चालाक है, पर मैं समझ रही हूँ कि मैं ज्यादा समझदार हूँ। मैं गई, मैंने 12 दिसंबर को शेयर्स परचेज कर लिए, ठीक है। और क्यों? क्योंकि 14 तक मैं रिकॉर्ड डेट में आ जाऊंगी और मैंने यहाँ से डिविडेंड उठाया और मैं 15 को यहाँ से निकल ली, ठीक है। तो ऐसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनसे बचने के लिए कंपनी क्या करती है, कंपनी एक नो डिलीवरी पीरियड लगा देती है, जहां पर कंपनी कहती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद तो लो, ठीक है, बट हम इसको डिलीवर नहीं करेंगे, अभी इसको डिलीवर करेंगे कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। During this period, only trading is permitted in the security. However, these trades are settled only after the no delivery period is over. This is done to ensure that investors' entitlement for the corporate benefit is clearly determined. अब ये क्यों किया जाता है कि देखो, जब आप किसी को पैसा देते हो, जब आप मान लो अगर आप बैंक का एग्जाम्पल समझोगे, तो अगर आप बैंक को अपना पैसा देते हो, बैंक उसको शेयर मार्केट्स में लगाते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं, एंड देन दे पे यू सम इंटरेस्ट, ठीक है, उस पर कुछ इंटरेस्ट हमें आपको मिल जाता है। तो वो इंटरेस्ट कब मिलता है? वो इंटरेस्ट मिलता है 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब कंपनी ने उस पैसे को अच्छी खासी जगह यूज कर कर एक मोटा मोटा, अगर हम देखें तो काफी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लिया है, तो उसमें से कुछ पार्ट वो हमें दे देती है, ठीक है। बट अगर मैं किसी कंपनी को 12 दिसंबर को ही पैसा दे रही हूँ और 15 को उससे निकाल लूंगी, तो इसका मतलब ये है, और 14 को रिकॉर्ड डेट है, तो इसका मतलब क्या है, आई एम नॉट हेयर फॉर द बेनिफिट ऑफ कंपनी,
है ना, मैं कॉर्पोरेट बेनिफिट के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, आई एम जस्ट हेयर फॉर द डिविडेंड, फॉर द बोनस इश्यूज, फॉर द राइट इश्यूज, ओके। तो इससे कंपनी इसी के चलते नो डिलीवरी पीरियड लगा देती है कि ताकि पता चले कि भाई बंदा जो है वो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इस कंपनी के शेयर्स को परचेज करने में। अब आ जाते हैं, व्हाट इज एन एक्स डिविडेंड डेट। एक्स डिविडेंड डेट क्या होता है? द डेट ऑन or after which a security begins trading without the dividend included in the price, that is the buyers of the share will no longer be entitled for the dividend which has been declared recently by the company। अब मान लो कि एक्स डिविडेंड डे क्या होता है कि डिविडेंड जब हमने दे दिया उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, तो उस टाइम पीरियड में बायर्स ऑफ द शेयर, उन शेयर्स के जो बायर होंगे जो कि रिकॉर्ड डेट के बाद में खरीदे गए हैं, विल नो लॉन्गर बी एंटाइटल्ड फॉर द डिविडेंड। उनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। उनको डिविडेंड कब मिलेगा? जब अगला रिकॉर्ड डेट आएगा, और अगर वो उस टाइम तक कंपनी के शेयर होल्डर होंगे, देन ओनली दे विल बी एबल टू गेट द डिविडेंड और द बोनस इश्यूज और द राइट इश्यूज। ठीक है। What is an X डेट? अभी हमने समझा कि X डिविडेंड डेट क्या होती है, अब हम समझेंगे कि X डेट क्या होती है। X date का मतलब है the first day of the no delivery period is the X date if there is any corporate benefit such as right, bonus, dividend announced for which book closure or record date is fixed, the buyer of the shares on or after the X date will not be eligible for the benefits। ठीक है। मान लो ये क्या बोल रहे हैं कि नो डिलीवरी पीरियड जो होता है उसका जो पहला दिन होता है वो उसको बोलते हैं एक्स डेट। मैंने आपको समझाया 14 को मेरा क्या है, रिकॉर्ड डेट है। ठीक है, रिकॉर्ड डेट है, और 12 से मैंने लगा दिया है कि नो डिलीवरी पीरियड है। ठीक है, 12 में चलेगा, 13 में चलेगा और 14 में भी चलेगा। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल, मान लो कोई लॉज नहीं समझ रही, सिर्फ एग्जाम्पल, छोटा छोटा एग्जाम्पल। ठीक है, तो जो 12th है दैट मीन्स द फर्स्ट डे ऑफ नो डिलीवरी पीरियड इज नोन एज द एक्स डेट। तो जो 12th है वो एक्स डेट है। ठीक है, अब इधर आ जाओ और देखो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी अगर बेनिफिट होता है, कॉर्पोरेट बेनिफिट होता है, राइट, बोनस, डिविडेंड, इसको अनाउंस जो कर देते हैं, तो बायर जो होते हैं जो एक्स डेट पर खरीदेंगे या फिर उसके बाद खरीदेंगे, मैंने 12th को बोला कि एक्स डेट है, 13 को खरीदो, 14 को खरीदो, इन चारों में से, ठीक है, आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा क्योंकि रिकॉर्ड डेट जो है, तो कंपनी के रिकॉर्ड डेट पर, मतलब कंपनी के रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड डेट पर आपका नाम एज अ शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी इज नॉट शोइंग, तो आपको डिविडेंड, बोनस, राइट्स कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं, what recourses are available to investor client for redressing his grievances। अब मान लो कोई भी बड़ा सा इंस्टीट्यूशन होता है, उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो देयर शुड बी अ प्लेस वेयर पीपल कैन गो फॉर देयर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, है ना। उनके प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए भी एक पर्टिकुलर जगह होनी चाहिए, चीज़ होनी चाहिए कि भाई हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो यू कैन लॉन्च कंप्लेन विद द इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल। अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो कंप्लेंट है उसको लिखवा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है नॉर्मल लाइफ में, तो आप कहाँ जाते हो, एफआईआर लिखवाने जाते हो पुलिस स्टेशन। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई प्रॉब्लम हो रही है और विद द स्टॉक ब्रोकर, विद कंपनी, विद द सेलर और एनीथिंग एल्स, तो आप कहाँ जाओगे, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल में जाओगे ऑफ द एक्सचेंज। ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्सचेंज में अगेंस्ट ब्रोकर्स किसी सर्टेन ट्रेड पर अगर कोई नॉन आकर, मान लो कि आपका ब्रोकर जो है आपको ठीक से बता नहीं रहा, आपको रिसिप्ट नहीं दे रहा, आपसे ज़्यादा ब्रोकरेज चार्ज कर रहा है, आपको पेमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोल्यूशन अगर आपको ढूंढना है तो आप कहाँ जाएंगे, इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल में जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे देख लेते हैं कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। देखो एनएस यहाँ पर ये लिखा है कि जो एनएससी है उसने भी अपना आईजीसी बना रखा है। आईजीसी मतलब इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस सेल बना रखा है, जहाँ पर अगर इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट यू कैन गो देयर एंड आप अपनी प्रॉब्लम को वहां पर डिस्कस कर सकते हो, वहां पर बात कर सकते हो और वहां पर आपको आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा।
कुछ टाइम पीरियड के बाद, ठीक है। What is arbitration? अब हम देखेंगे कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। तो देखो, आर्बिट्रेशन एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है। देखो, सबसे पहली बात है कि अगर बंदे को छोटी सी प्रॉब्लम होती है, देन ही और शी विल बी गोइंग टू कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग ग्रीवेंसेस सेल में जा रहा होगा वो, ठीक है। बट अगर उसकी प्रॉब्लम वहां सॉल्व नहीं होती है तो वो कहाँ जाएगा, वेयर विल ही गो, वो जाएगा आर्बिट्रेशन के पास, जो कि है एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसको ना गाइज आपको याद रखना है, क्योंकि जब भी आर्बिट्रेशन पूछा जाता है तो जो टीचर होते हैं ना, वो इस चीज को बहुत वो करते हैं कि ये मुझे दिख जाए तो बच्चे को नंबर दे दूं। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो कि स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन द ट्रेडिंग मेंबर्स एंड देयर क्लाइंट्स, ठीक है। अगर ट्रेडिंग मेंबर और क्लाइंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके सोल्यूशन के लिए हम कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन में जाएंगे। If no amicable settlement could be reached through the normal grievance redressal mechanism of the stock exchange, then you can make application for reference to arbitration under the bylaws of the concerned stock exchange, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि अगर नॉर्मल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, देन यू विल बी गोइंग टू आर्बिट्रेशन, ठीक है। What is an investor protection fund? Investor protection fund क्या होता है? Investor protection fund is maintained by NSE. Investor protection fund को कौन मेंटेन करता है? National Stock Exchange, ठीक है। To make good Investor Protection Fund, IPF मेंटेन करता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज टू मेक गुड इन्वेस्टर क्लेम्स, ताकि इन्वेस्टर क्लेम अच्छे बने रहे, विच में अराइज आउट ऑफ नॉन सेटलमेंट ऑब्लिगेशन। अगर देखो, अगर आप किसी दुकान पर जाते हो, ठीक है, वहां पर आपको बहुत महंगा सामान मिलता है और बेकार मिलता है, तो क्या आप वहां पर दोबारा जाओगे? नो, आप वहां पर दोबारा नहीं जाओगे। और अगर कोई ऐसी जगह है कि सामान महंगा मिलता है बट ठीक मिलता है, और अगर हमें बदलना पड़े तो हम बदल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो हम अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं उसको उस दुकानदार से। तो उस शॉपकीपर के पास जाना चाहेंगे, उस शॉप पर जाना चाहेंगे, उस जगह पर जाना चाहेंगे, ठीक है। सेम बात यहाँ पर है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मतलब कि आपके स्टॉक आपकी कंपनी में या फिर आपके एक्सचेंज में अगर इन्वेस्टर आ रहे हैं तो आपको उनके प्रोटेक्शन का, उनके फंड की प्रोटेक्शन का बेसिकली यू हैव टू लुक आफ्टर, ठीक है। आपको उनको देखना ही भी है, उसको मतलब पूरा आपको देखना है कि उनका पैसा कहीं भी बर्बाद नहीं हो, ठीक है। तो जो नॉन सेटलमेंट ऑब्लिगेशन, मान लो कि आपका कोई भी ऑब्लिगेशन आ रही थी किसी ट्रेडिंग मेंबर की कि पैसा बचाना है या सिक्योरिटी बचानी है, और उस ट्रेडिंग मेंबर ने नहीं बचाया, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। वो ट्रेडिंग मेंबर जो होता है वो डिफॉल्टर बन जाता है, और जो क्लाइंट्स होते हैं वो फिर शिकायत करते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए, को सॉल्व करने के लिए, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड ऑन एक्सचेंज, द आईपीएफ जो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है उसको यूटिलाइज किया जाता है ऐसे क्लेम्स को मैनेज करने में, ठीक है। अगर ब्रोकर धोखा कर जाता है या फिर दूसरी पार्टी धोखा कर जाती है तो कई बार इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से हमें पैसा मिल जाता है अप टू 10 लाख, ठीक है। 10 लाख रुपए तक का हमें जो पैसा है वो मिल जाता है। अभी एक पॉइंट, हाँ यहाँ पर जो पॉइंट दे रखा है उसको एक पढ़ेंगे थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम पेएबल फ्रॉम द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड टू द इन्वेस्टर विद द ट्रेडिंग मेंबर थ्रू whom the investor has dealt is declared a defaulter is ₹10 लाख। मान लो कि आप जिस ट्रेडिंग मेंबर के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे थे वो डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है, किसने? स्टॉक एक्सचेंज ने, सेबी ने। तो उस इन्वेस्टर का अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, अगर वो कोई भी क्लेम करता है तो उसको 10 लाख रुपए तक मिल जाएंगे, ओके। What is SEBI scores? SEBI scores क्या है? Scores stand for SEBI Complaints Redressal. SEBI Complaints Redressal, ठीक है। Scores की full form है ये SEBI Complaints Redressal. This is an online facility offered by SEBI for investors to place their complaints and follow the action taken against it. अब आपको पता है कि हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, तो अभी हम लोग घर से बाहर निकलकर, अभी आपको पता है पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, ठीक है। अब मान लो कि इफ एनी इन्वेस्टर इज फेसिंग एनी टाइम
काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद द स्टॉक एक्सचेंज और विद द ट्रेडिंग मेंबर, तो वो कहाँ जाएगा, वो स्कोर्स पे जाएगा। सेबी का जो कंप्लेंट रिड्रेसल है, बेसिकली दिस इज एन ऑनलाइन फैसिलिटी जो कि सेबी प्रोवाइड करता है अपने इन्वेस्टर को, कि यहाँ पर आकर आप अपनी कंप्लेंट को लिखवा सकते हैं, लिख सकते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पर आप जा सकते हो। द कंप्लेंट शुड फर्स्ट बी रजिस्टर्ड, आपकी कंप्लेंट को पहले रजिस्टर किया जाएगा। सेबी देन गिव्स अ यूनिक कंप्लेंट नंबर, एंड आप जो सेबी है वो आपको एक यूनिक कंप्लेंट नंबर देगी, यूजिंग विच द रिड्रेसल कैन बी फॉलोड अप विद ऑनलाइन, और उसी यूनिक कंप्लेंट नंबर को फॉलो कर कर आपका रिड्रेसल, आपका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। सेबी टेक्स अप कंप्लेंट्स रिलेटेड टू इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद लिस्टेड कंपनीज। देखो सेबी किन किन तरीके की इश्यूज को हैंडल करती है, कि अगर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज में दिक्कत आ रही है, या फिर डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया कंपनी ने, बेसिकली विद द लिस्टेड कंपनीज, ऐसी कंपनी के लिए सेबी इज नॉट अकाउंटेबल, जो कि लिस्टेड ही नहीं है, ठीक है, तो सेबी उनके लिए जिम्मेदार, अकाउंटेबल नहीं होती है। In addition, SEBI also takes up complaints against the various intermediaries registered with it। और intermediaries का क्या मतलब होता है, और जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं, अगर कोई स्टॉक ब्रोकर सेबी के संग रजिस्टर है और वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इन्वेस्टर जो है वो सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल में, यानी कि स्कोर्स में जाके, ऑनलाइन फैसिलिटी में जाकर उसकी अपनी प्रॉब्लम को लॉन्च करा सकता है। स्कोर्स दिस फैसिलिटेट्स यू टू लॉन्च योर कंप्लेंट ऑनलाइन विद सेबी एंड सब्सिक्वेंटली व्यू इट्स स्टेटस। आप वहां पर अपनी प्रॉब्लम का स्टेटस भी देख सकते हो। और इतना चैप्टर ये बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स में हुआ, तो जिसकी पॉइंट्स टू रिमेंबर है इसको भी हम लोग याद कर लेते हैं, ठीक है। देखो, दिस चैप्टर डील्स विद all the miscellaneous things that an investor must keep in mind। ये जो चैप्टर है यहाँ पर विद होना चाहिए, और जितना भी इन्वेस्टर को जो बातें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, वो सारी चीजें इस चैप्टर में दी गई हैं। जब कंपनी कॉर्पोरेट एक्शन अनाउंस करती है, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक कंसोलिडेशन, बोनस इशू क्या होता है, बाय बैक क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हमें बताया गया है इस चैप्टर में, ठीक है। दे मस्ट बी These must be kept in mind while trading in shares, जो कि हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। इंडाइसेस जो कि स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में बताया गया है। निफ्टी के बारे में बताया गया है, निफ्टी का जो इंडेक्स है, ठीक है। टी प्लस जो रोलिंग सेटलमेंट होता है उसके बारे में बताया गया है, और हमें स्कॉर्स के बारे में बताया गया है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है तो आज के जो चैप्टर है यहीं पर फिनिश होता है। इफ़ यू वॉन्ट मी टू कवर टाइप ऑफ समरी ऑफ ईच चैप्टर, ठीक है, ऑफ क्लास 11, या फिर मैं 2-3 पार्ट्स में, जो 2-3 पार्ट्स हैं उसको एक छोटा सा वीडियो बनाकर अगर आपको समराइज कर दूं, अगर आप ऐसा चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे वहां पर बताना, देन आई विल डू दैट पर्टिकुलर थिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने नहीं किया हो तो, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, टिल देन, बाय बाय।